नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। करंट अफेयर बूस्टर 13 दिसंबर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा एजेंडा आपके सामने है। मैं इस सेशन को फिर से प्रीमियर बोर्ड में रिलीज कर रहा हूं। लाइव चैट पैरेलल में चलता रहेगा और आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो पूरे जोश के साथ लाइव चैट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। मजा आता है सभी लोगों को लाइव चैट पढ़ने में, ऑल्दो मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों का जोश तो अतुलनीय रहा है, तो भैया उसको अतुलनीय ही रखो। करंट अफेयर बूस्टर 13 दिसंबर का आज का जो एजेंडा है, सबसे पहले इंडिया चाइना एलएसी पे फिर से झगड़ा हो गया, एयर ट्रैवल सर्जिंग और उसके परिणाम, इनकम टैक्स और जीएसटी के कुछ अपडेट, फ्यूजन एनर्जी का क्या हुआ, आर्टिक डीएनए की एक एनालिसिस ने दुनिया को भौचक्का कर दिया है, सेंटर का सब्सिडी बिल कहां पहुंचा, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया कहां पहुंचे और उसका मायना क्या है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट इंटेंसिटी, यूपीआई और कोऑपरेटिव सेक्टर पर इंसाइट, भारतीय अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, उनका नंबर कितना है, रशिया का पहला रुपी सेटलमेंट होता दिख रहा है, ऐसे और एडिटोरियल। तो आज मंगलवार 13 दिसंबर का हमारा सेशन आपके लिए हाजिर है और इसको अब हम शुरू करते हैं। यस और नो पूरे जोश में हो तो सबसे पहले एक बार फिर से मुझे बता दो कितने लोगों ने अभी तक का सारे के सारे सेशन जितने भी मैंने कंडक्ट किए हैं सारे अच्छे से देख लिए हैं। एक बार सभी लोग कंफर्म करें अभी तक के सारे सेशन जितने ने भी देखे हैं और पेज पे से सारे पीडीएफ डाउनलोड हैं, कमेंट थ्रेड में बताते चलना भैया। आज की हमारी पहली खबर है, इंडिया और चाइना की सेनाएं, हमारे सैनिक तवांग क्षेत्र में, अरुणाचल के क्षेत्र में आपस में फिर से टकराए जब चीन ने अवैध तरीके से भारत की बॉर्डर क्रॉस करके एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर कैप्चर करने की कोशिश की। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद आज यहां पर हम ये लोकेशन ऑफ क्लैश की बात करते हैं। दरअसल चाइना एक 17,000 फीट ऊंची चोटी पर कब्जा करने की फिराक में है जहां भारत के सैनिक बैठे हुए हैं और उन्होंने आज तक चीन को वहां आने नहीं दिया है और ये चीन का वहां पर बेस कैंप है और उससे वो पीक पर आने की कोशिश करता है। तो उसने इस बार सैकड़ों सैनिकों को भेजा। सेना इस बार पूरी तरह से तैयार थी। भारत और चीन के रिश्तों में दोनों सैनिक एक दूसरे पर बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करते, ये पहले से एक एग्रीड तरीका है, नहीं तो फिर एकदम से ही हिंसा हो जाएगी और फिर दोनों सेनाएं भिड़ जाएंगी। तो दोनों तरफ ने ये मान रखा है कि हमको बंदूकें तो यूज करनी नहीं है। तो फिर हाथ में स्टिक्स होती हैं या इलेक्ट्रिक बैटन्स होते हैं या बाकी चीजें होती हैं और उससे काफी गंभीर फेस टू फेस संघर्ष होता है। उसमें भारत के जाबाज सैनिकों ने अच्छी तरह से कुटाई करके बोरिया बिस्तर बांध के चीनियों को वापस भेज दिया। तो वो तो बहुत अच्छी बात है और हमेशा वैसे ही होगा, हम जानते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि चीन ने फिर से यह कोशिश की। अब इसमें प्रॉब्लम यह हो रहा है कि जब हमने 2020 की झड़प देखी थी तब एक एनालिसिस ये था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये सब इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उनको आने वाले चुनाव में खुद को फिर से 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनवाना है। अब वो तो बन चुके हैं अक्टूबर में, उसके बाद क्यों करवा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि यह कोई राजनीति प्रेरित काम नहीं है, यह अब पॉलिसी से प्रेरित काम है। और चाइना हमेशा अब एलएसी को गर्म रखेगा और यहां वहां जहां तहां कोशिश करेगा सैनिकों को अंदर घुसाने की। हर बार भारत उनको पीछे खदेड़ेगा, यह भी तय है। बट द फैक्ट दैट चाइना सीम्स टू हैव मेड दिस अ पॉलिसी इज क्वाइट वरीसम। यह हिम्मत उनमें कहां से आ रही है इस तरह की पॉलिसी बना लेने की, और यह आने वाले समय में हमको पता चलेगा। पैरेलल में आज की ही खबर है कि ताइवान स्ट्रेट में भी उसने काफी सारे अपने जो न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन्स है उनको भी दौड़ाया है। खैर, तो यहां पर भारतीय सेना ने यह सारी खबर देते हुए बताया और फिर आज राजनाथ सिंह ने भी पार्लियामेंट में स्थिति को स्पष्ट किया, हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बारे में नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, तो एलएसी के ऊपर ये वाला क्षेत्र तवांग और अरुणाचल प्रदेश, चाइना कई सालों से कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज एक्चुअली साउथ तिब्बत और ये तो सब मेरा ही है। पिछले साल उसने बहुत सारे नाम भी यूनिलैटरली चेंज किए थे, भारत ने विरोध ऑफिशियली दर्ज कराया था। एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो ये कि भारत के इंपोर्ट्स चाइना से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पूरे भारत में मांग उठी थी और सही मांग उठी थी कि चीन के आयातों को बंद कर दिया जाए। हुआ ये कि 2020 के बाद हमारे चाइनीज इंपोर्ट ऐसे बढ़ते चले गए। ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। और लीगल इंपोर्ट तो लीगल इंपोर्ट ऐसा बताते हैं कि कई अरब डॉलर के इलीगल अंडर इनवॉइस इंपोर्ट भारत में घुस रहे हैं जिनका पेमेंट कैश से होता है, जिसका असर भारत में करेंसी इन जीडीपी के रेशियो के ऊपर आ चुका है। इस पर डिटेल एनालिसिस अवेलेबल है। तो दोस्तों, भारत की जो 2 लॉबीज हैं जो भारत में चीनी आयात चाहती हैं, पहली है मैन्युफैक्चरिंग लॉबी,
बड़े बड़े उद्योग है जो आज चीनी रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स पर टिके हुए हैं, और दूसरी है ट्रेडिंग लॉबी। इन दो की वजह से भारत में आयात बंद ही नहीं हो पा रहे हैं। ऑल्दो नॉर्मल नागरिक ये शायद कह भी देगा एक बार, लेकिन ये लॉबी ऐसा कभी नहीं कहती। तो सरकार भी मजबूर है, सरकार बंद नहीं कर पाती। नहीं तो आप कल से इंपोर्ट बंद कर दो ना। अगर चाइना इस तरह से मिलिटरीली दिक्कत दे रहा है तो आपको फिर WTO का भी लिहाज करने की जरूरत नहीं है ऐसे मामलों में। लेकिन भारत वैसा कर नहीं पा रहा है। चाइना जानता है कि ये भारत की कमजोर नस है और शायद कहीं ना कहीं उसी का फायदा उठा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना भयंकर रूप से बढ़ता चला जा रहा है कि प्रैक्टिकली वी आर फंडिंग द चाइनीज आर्मी। तो ये जो है ये एक विचित्र परिस्थिति है। मिलिटरीली तो चाइना कुछ कर नहीं पाएगा, वो हम सब जानते हैं, सारे भारतीय सेना के साथ ही खड़े हैं। बट इकोनॉमिकली हमें लॉन्ग रन में ये देखना पड़ेगा कि क्या हम इस तरह से पूरी तरह चाइनीज आयात में डूब चुकी है हमारी इकोनॉमी, क्या ये सस्टेनेबल सिचुएशन है? एक तो रेसिप्रोकल एक्सेस उनके मार्केट को हमें है नहीं, और दूसरा वो बॉर्डर पे हमको दिक्कत देता है। ये डिसीजन सरकार को बड़े फर्म हैंड से लेना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या हम सिर्फ ऐप बैन करेंगे या हम लिटरली चाइना को बैन करेंगे। इमीडिएट तो ये होगा नहीं, लेकिन क्या 5 साल में 7 साल में हम होने की उम्मीद करें? मुझे पता नहीं है, आपकी क्या राय है बताइएगा। एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस, व्हाट ट्रांसपायर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। प्यारे दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि एयर ट्रैफिक बढ़ गया है। बुरी खबर यह है कि एयरपोर्ट मछली बाजार बन गया है। बड़े एयरपोर्ट्स पे हालत काफी खराब हो गई है, और दिल्ली एयरपोर्ट पे तो स्थिति यह है कि एयरलाइंस एडवाइजरी जारी करके बोल रही हैं कि भैया 3.5 घंटे पहले आओ एयरपोर्ट पे। अब अगर किसी की सुबह 5 बजे फ्लाइट है, मतलब वो रात को सोए ही नहीं। 10 बजे फ्लाइट है तो सुबह 6 बजे पहुंचो। दिस टेक्स अवे ऑल द जॉय ऑफ फ्लाइंग। और कहीं ना कहीं फिर छोटी फ्लाइट्स के लिए तो आदमी सोचेगा गाड़ी से ही ट्रेवल करके चला जाऊं, बस से चला जाऊं, टैक्सी से चला जाऊं, ट्रेन से चला जाऊं, क्योंकि 3.5 घंटे पहले आना यह तो वाकई में बहुत दर्दनाक परिस्थिति होगी। ट्विटर पर आप देखेंगे तो दुनिया भर के लोग ये बता रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें एयरपोर्ट पे आ रही हैं। अब इस तरह की खबरें अखबारों में आम होती जा रही हैं। सिस्टम्स और प्रोसेस की प्लानिंग पहले से होना जरूरी है। जो लोड और जो पैसेंजर लोड पूरा मैनेजमेंट होता है, आप एंटिसिपेट करते हैं कि कितना आएगा, कैसे आएगा। यू हैव टू देन इंश्योर कि उस हिसाब से उतने काउंटर बने, उतनी सिक्योरिटी लाइंस को आप मिनिमाइज करने की कोशिश करें, स्टाफ को बढ़ाएं, भले ही टेम्पररी बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि जो पूरी की प्लानिंग होनी है, उस प्लानिंग को और दुरुस्त करने की जरूरत है। तो क्या आप किसी एयरपोर्ट पे ऐसे फंसे हाल फिलहाल में? आपका क्या अनुभव रहा शेयर? सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं वो राउंड लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को ठीक किया जाए। अच्छी बात है, मिनिस्टर्स को एक्टिव होना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन एकदम ठीक होती दिख नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि एयरलाइन कंपनीज के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि पैसेंजर लोड फैक्टर जो है वो 90% तक चला जाएगा। 89 तक तो चला ही गया है। कोविड के पहले भी ये 90% तक होता था, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसेंजर्स के लिए बहुत ही खराब समय है। लेट अस सी हाउ द सिस्टम्स विल बी इंप्रूव, वन कैन ओनली बी होपफुल। आप सबका स्वागत है हमारे खूबसूरत आंसर राइटिंग कोर्स में। 6 महीने चलने वाले इस प्रोग्राम में हम बारीकी से हैंड होल्डिंग करके आपको बेहतरीन आंसर लिखना सिखाते हैं। इस कोर्स के बहुत सारे प्यारे प्यारे फीचर्स हैं, जिसके अंदर इंग्लिश बूस्टर और पावर ऑफ 10 भी शामिल है। जानकारी लें, नीचे लिंक दी हुई है। आज के आज एनरोल करें। आई वेलकम यू। अब हम बात करेंगे टैक्सेशन की। टैक्सेशन में मैं आपके साथ 3-4 चीजें शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा मोर देन 60% ऑफ द रिटर्न्स फाइल्ड आर फॉर लेस देन 5 लाख। उसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, फाइनली इसकी स्थापना हो रही है। और उसके बाद निर्मला जी ने सांसदों को डांटते हुए बोला कि तुम जलते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। पहली फाइनेंस मिनिस्टर है जो एमपीज को भी डांट देती हैं हेड मिस्ट्रेस की तरह। बहुत अच्छी बात है। अब आइए थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, समय समय पर भारत में टैक्स स्लैब्स को रिजिक किया जाता है। मिडिल क्लासेस हमेशा मांग करती हैं कि भैया मिनिमम टैक्स वाला स्लैब जो है बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ताकि लोग टैक्स फ्री जीवन जी सकें। वो तो खैर पॉसिबल नहीं है, फिर भी। तो लेटेस्ट एनालिसिस बताता है कि 5 लाख से कम की इनकम शो करने वाले 63% लोग थे। तो अगर सरकार इसको बढ़ा के ऊपर ले जाती है तो फिर इतने लोग जो हैं वो उसके बाहर ही रहेंगे। समझ में आ गया आपको? और अगर कम करती है तो ये टैक्स स्लैब में आ सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा का अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग जो हैं 10% थे,
और वो टोटल ग्रॉस इनकम का जो है 38.1% शो किए थे। ये समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं प्यारे दोस्तों कि कहीं ना कहीं ओवरऑल सरकार के लिए टैक्स स्लैब को बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। खैर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाइलर्स आर ऑन द राइज और सरकार इसमें टैक्स स्लैब्स को लेके आगे क्या करती है वो देखते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोगों की जो डिक्लेयर्ड इनकम टैक्स में सैलरी रही है, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, बिजनेस एंड अदर सोर्सेज, सैलरी सबसे बड़ा सोर्स है इंडिविजुअल्स के लिए 20 ट्रिलियन रुपीस पे, और उसके बाद 20 लाख करोड़, और उसके बाद बिजनेस इनकम है 9.3 लाख करोड़ की। दूसरी बड़ी खबर टैक्सेशन से जुड़ी, हमारा तीसरा अपडेट चल रहा है बेटा, ये जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल आ रहा है। ये काफी बड़ी खबर है। देखिए, जीएसटी को आके 5 साल हो चुके हैं। बहुत सारे परिवर्तन अब आने वाले हैं। एक तो कंपनसेशन बंद हो जाएगा। जब सारे स्टेट जुड़े थे जीएसटी के साथ में, तब यह वादा किया गया था कि सरकार हर साल 14% का रेवेन्यू आपका बढ़े ही बढ़े, ये सुनिश्चित करेगी। जो गैप होगा कंपनसेशन भर देंगे। और वो आएगा कहां से? कुछ सिन गुड्स पे 28% के स्लैब में सेस लगाया जाता था, ताकि उससे वो पूल भरे और उससे कंपनसेशन भरा जाए। 5 साल उसके पूरे हो गए। स्टेट्स अभी काफी ज्यादा नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि इसको 5 साल और बढ़ाओ, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन है। सरकार ने साफ मना कर दिया है कि कंपनसेशन वगैरह भूल जाओ, अब जो है एक्ट ऑफ गॉड, अब तुम भगवान भरोसे हो। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हुई है कि पूरे भारत में जीएसटी के जितने भी अलग अलग जगह केसेस, लीगल केसेस, इंटरप्रिटेशन के केसेस, और वो सारे भारत भर में खड़े हुए हैं, तो जीएसटी एपेलेट अथॉरिटीज के पास केसेस जाते हैं हर स्टेट में। अब जीएसटी एपेलेट अथॉरिटी के खिलाफ किसी को शिकायत करनी हो तो उसके पास एक ही जगह होती है, हाई कोर्ट। और हाई कोर्टों में सैकड़ों मामले अटके पड़े हुए हैं, क्योंकि नया टैक्स रिजीम है ना, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। किसी भी नए टैक्स रिजीम में हर चीज से जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, उसका ज्यूरिस्प्रूडेंस अभी इवॉल्व ही नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें तय होनी है। यह काम अब करेगा जीएसटी एपेलेट प्राधिकरण। भारत में आप जानते हैं ट्राइब्यूनल कल्चर हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से जुडिशियल लोड कम करने के लिए लाया गया था, और ऐसे बहुत से ट्राइब्यूनल भारत में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अलावा जिस एक और चीज को लेकर बहुत तनातनी रही है लंबे समय से, ट्राइब्यूनल में अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट बार बार केंद्र सरकार को याद दिला रहा है कि बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स में समय पर अपॉइंटमेंट ही नहीं किए जाते हैं, और इस वजह से ट्राइब्यूनल जो है सही ढंग से फंक्शन नहीं कर। अब जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल नया नया आएगा, उसकी बेंचेस कहां कहां आएंगी वो देखेंगे, लेकिन न्यू दिल्ली में इसका मेन होगा। उसके अलावा अब ट्राइब्यूनल इज गोइंग टू डिसाइड ऑन ऑल द क्रिटिकल इश्यूज अगेंस्ट जीएसटी एपेलेट अथॉरिटी। उसमें फिर 50 लाख की एक लिमिट होगी, उससे कम होगा तो एक मेंबर बैठेगा, उससे ज्यादा होगा तो एक जुडिशियल मेंबर और एक एडमिन मेंबर, ऐसी चीजें। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इनको देख लीजिएगा। संसद में एक सदस्य जो हैं अनुमुला रेवनाथ रेड्डी, उन्होंने ये पूछा कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, रुपया 66 पे था, उन्होंने कहा रुपया आईसीयू में है। आज आप बता रही हैं रुपया 83 पे है, तो रुपया तो आईसीयू से मॉर्चरी में पहुंच गया है। तो मॉर्चरी से निकालने का कोई प्लान है क्या रुपये को? इसके ऊपर मैडम भड़क गई और मैडम ने यह कहा कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तब सिर्फ रुपया आईसीयू में नहीं था, पूरी इकोनॉमी आईसीयू में थी, और आज हम उसको निकाल के आईसीयू से ले आए हैं तो आपको जलन हो रही है। आप भारत के विदेशी दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं संसद में बैठकर। तो अब स्थिति यहां तक आ गई है कि फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को विदेशी दुश्मन बता रही हैं अगर वो इकोनॉमी पर कोई सवाल पूछते तो। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये। सवाल पूछने वाला हर व्यक्ति अब एंटी नेशनल हो चुका है, संसद के अंदर भी। बाहर तो जाने क्या क्या था, लेकिन संसद के अंदर भी अब खुल्लम खुल्ला उनको एनिमीज अब्रॉड की तुलना दी जा रही है। खैर ठीक है, मेरे ख्याल से मैडम ठीक ही कह रही होंगी, इकोनॉमी इतना अच्छा वो चला रही हैं, तो वो गलत तो निश्चित ही नहीं कह रही होंगी। न्यूक्लियर फ्यूजन की अब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन आपको पता ही है, लेकिन फ्यूजन एक ऐसा प्रॉमिस है जो अभी तक रियलाइज नहीं हो पाया। हालांकि उसको लेके दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वो है ITER। ITER में चाइना, EU, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया, यूएस सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं,
लेकिन अभी भी एक कमर्शियल लेवल पे फ्यूजन हुआ नहीं। उसके लिए जो मशीन लगती है वो होती है तोकामाक, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तोकामाक वो मशीन है जिसके अंदर बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर एक प्लाज्मा को होल्ड किया जाता है फ्यूजन के लिए। तोकामाक, उसके ऊपर मैंने राइटअप भी आपको दे दिया, ITAR की जानकारी भी यहां पर है, इसको पढ़िएगा। फ्यूजन में आप जानते ही हैं, आप न्यूक्लियाई को फ्यूज करते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट्स के अलावा वो बहुत बड़ी मात्रा की होती है और वो फिशन से कई गुना ज्यादा होती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि दो एटम्स को फ्यूज करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो बनाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो अगर फ्यूजन से इतनी ऊर्जा आती है तो हम इसे कर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आज तक जितनी एनर्जी डाली गई फ्यूजन करवाने में उससे हमेशा कम प्रोड्यूस हुई है, तो नेट लॉस है। पहली बार ऐसा पहला दावा आया है अमेरिका की एक लेबोरेटरी की तरफ से दैट देयर इज अ नेट एनर्जी गेन। इस पर्टिकुलर नेट एनर्जी गेन वाला कैलिफोर्निया का लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लाइब्रेरी है। यह सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। LLNL, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लाइब्रेरी, ये बेसिकली बोल रहा है कि जितनी एनर्जी हमने फ्यूजन करवाने में डाली उससे ज्यादा एनर्जी हम बाहर निकाल कर ले आए। तो अब इसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाएगा, करके देखा जाएगा, समझा जाएगा, और अगर ये हो गया तो ये वो क्रांति है जिसका इंतजार हो रहा। बट इसके पहले भी कुछ ऐसे दावे पूरी तरह से फेल और फ्लॉप शो हो चुके हैं, तो अभी तो इसको दुनिया के कई लैब्स में जब तक रिपीट करके चेक नहीं कर लिया जाएगा तब तक ये क्लीन एनर्जी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक वादा है, अगर फ्यूजन हो गया रूम टेम्परेचर पे नेट एनर्जी गेन वाला फ्यूजन, तो दुनिया से एनर्जी की समस्या परमानेंटली खत्म हो जाएगी। आपको कुछ करना ही नहीं है, छोटा सा हाइड्रोजन का ब्लॉक लेके आपको फ्यूजन करवाते रहना है। अगले 100 साल की ऊर्जा इतने से ब्लॉक में से निकल आएगी। उसमें इतना पोटेंशियल है, E = mc² वाला फॉर्मूला यहीं पर लगता है। लेकिन हर बार इसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्स अलार्म आ जाता है। इस बार अगर हो गया तो फिर ये अपने आप में क्रांति होगी। पैरेलल में ITER का प्रोजेक्ट जिसके साथ भारत जुड़ा हुआ है वो तो खैर चल ही रहा है, और वहां पे तो तोकामाक बना के काम हो रहा है। ये एक बहुत मजेदार खबर है जो हमारी खूबसूरत पृथ्वी के लगातार बदलते पर्यावरण की जानकारी हमको देती है। आज हम पृथ्वी को जिस रूप में देख रहे हैं, हमें स्कूल में ज्योग्राफी में पूरे कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए जाते हैं, हमें पूरे मैप बताए जाते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, हम सब याद कर लेते हैं। आज से 50 लाख साल बाद, 1 करोड़ साल बाद, 2 करोड़ साल बाद सब बदल जाएगा। ये सारे कॉन्टिनेंट हिल चुके होंगे, टेक्टोनिक प्लेट हिलती रहती है। इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ चाइना की तरफ घुस रही है। 1-2 करोड़ साल में हम चाइना के ऊपर निकल जाएंगे। देखते हैं तब शी जिनपिंग क्या करता है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट का पूरा मोशन जो है ये तो अंदर से आ रही गर्मी से कॉन्स्टेंटली चल रहा है, और ऐसा 450 करोड़ साल से ये होता जा रहा है। इसकी वजह से होता यह है कि ऊपर जो पूरी इकोलॉजी का निर्माण होता है वो बदलती रहती है, ग्लोबल क्लाइमेट बदलता रहता है। अब लेटेस्ट DNA का जो एक एनालिसिस किया गया है उसमें आर्कटिक क्षेत्र के बारे में गजब की बातें पता चली हैं। तो क्या गजब की बातें पता चली हैं? विज्ञान पुराने रहस्यों पे से DNA एनालिसिस की मदद से पर्दा उठा रहा है। बहुत सारे झूठ जो हैं वो पकड़ में आ रहे हैं और बहुत सारे नए सच सामने आ रहे हैं। अभी यह पता चला है कि ये जो आर्कटिक का पूरा क्षेत्र है ये एक समय पूरा हरियाली से परिपूर्ण हुआ करता था। सब तरफ इसमें हरियाली ही हरियाली होती थी। ग्रीनलैंड का जो परमानेंटली जमी हुई भूमि है, परमाफ्रॉस्ट, वहां से उन्हें बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज, मैस्टोडॉन, गीज, लेमिंग्स और पुरानी चींटियों, इन तक के DNA मिले हैं, जिससे उनको यह समझ में आता है कि नॉर्थ पोल से केवल 1000 किलोमीटर दूर का यह क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से बड़े बड़े ऐसे जो हाथी थे, मैस्टोडॉन जिनको कहते हैं, उनसे भरा हुआ था और चारों तरफ हरियाली थी। आज तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समय के साथ चीजें पूरी तरह से बदल गई। पहले वहां पर इस तरह की इकोलॉजी थी। विज्ञान जब पुराना DNA ढूंढ के निकालता है तो वो बिल्कुल अकाट्य सबूत हो जाते हैं कि हां, निश्चित तौर पर वहां पर इस प्रकार के सारे जानवर रहे होंगे। सो दिस इज द मैजिक ऑफ साइंस, जो हमें भूतकाल में ले जाके पूरी की पूरी इकोलॉजी के रिकंस्ट्रक्शन में मदद करता है। क्योंकि एक बार वहां से DNA मिल गया जानवरों का तो मतलब वो जानवर वहां थे है आपको। सो दिस इज द ब्यूटी। DNA एनालिसिस में एग्जैक्टली होता क्या है, किसी को पता है? ये इंसानों पे भी की जा सकती है।
तो पूरा पूरा ह्यूमन माइग्रेटरी पैटर्न्स पता चल गए अब तो। पिछले 30 40 50 हज़ार साल में कौन सा ग्रुप कहां से निकला, कहां गया, कैसे गया, उसने क्या किया, ऐसे पूरे के पूरे पैटर्न्स अब तो इकट्ठे हो गए। नेशनल ज्योग्राफिक का जीनोग्राफिक प्रोजेक्ट पहला था 20 साल पहले, अब तो बहुत आसानी से डीएनए एनालिसिस हो जाता है। फिलहाल जमीन पर उतर कर आते हैं, विज्ञान को पीछे छोड़कर सेंटर के सब्सिडी बिल की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे सेंटर का अनुवृत्ति का पूरा हिसाब किताब। आपको मैंने पहले भी बताया है कि भारत में सबसे इंपॉर्टेंट 3 सब्सिडीज होती हैं। कौन सी 3 सब्सिडीज होती हैं भैया? पहली होती है फूड सब्सिडी, दूसरी होती है फर्टिलाइजर सब्सिडी, तीसरी होती है पेट्रोलियम यानी कि फ्यूल सब्सिडी। इसी के लिए इनको 3F सब्सिडी कहा जाता है, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल सब्सिडी। समझ में आ गया? आइए दोस्तों देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है आपको स्क्रीन पे जूम इन दिखेगा कि नहीं, हो सकता मेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो, पर मैं कर लेता हूं जूम इन, वैसे भी उसके बिना भी दिख जाएगा। अब आप देखेंगे एक बड़ा मजेदार ट्रेंड आपको 2014 से दिखाई देगा। पेट्रोलियम सब्सिडी पे ध्यान दो, प्रैक्टिकली 0 हो चुकी है। आपको समझ में आया? ये बहुत मजेदार ट्रेंड है भारत का। हमारे यहां आज जो फ्यूल सब्सिडी मिल रही है वो प्रैक्टिकली 0 हो गई है, जो पहले 60,000 करोड़ तक हो जाया करती थी। और ये इसलिए है क्योंकि रिटेल पेट्रोल पंप पर आप 110 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हो, बिल्कुल सीधा सा है। लेकिन फूड और फर्टिलाइजर में ऐसा नहीं है। इस साल 2022-23 में फूड के लिए ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ के बीच में होगा, और फर्टिलाइजर के लिए 1 लाख से 1.25 लाख करोड़ के बीच में होगी पूरी की पूरी फर्टिलाइजर जो है। आपको बात समझ में आएगी? और जो टोटल सब्सिडी का लोड आएगा वो 3 से 3.5 लाख करोड़ तक का आ सकता है। उसके अलावा गैस के संबंध में ये जानकारी है। तो ये सब अब जब एनुअल बजट आएगा तब हमें सेंटर के सब्सिडी बिल के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। और ये कंटिन्यू धीरे धीरे जो है पीएम किसान सम्मान निधि, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि जब से आधार को लिंक किया तो बहुत सारे बेनिफिशियरीज बाहर हो गए। तो पीएम किसान सम्मान निधि में साल का 75,000 करोड़ का बजट होता था, उसमें काफी कमी इस साल आने की वो बात कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफी डायनामिक है ये, साल के एंड में ही फाइनल सिचुएशन पता चलेगी। लेकिन ये टेबल एक बहुत अच्छा 10 साल का आपको इंसाइट देता है। फिर हम बात करेंगे हाउ द स्टेट स्पेंट दी MG नरेगा यानी मनरेगा का फंड। अब आप देखेंगे किसके यहां क्या पॉवर्टी है और एक्चुअल मनरेगा की स्पेंडिंग करोड़ रुपए में कितनी है। इस अखबार का यह दावा है कि जहां जहां पॉवर्टी लेवल ज्यादा दिखाई दिया है वहां वहां ऐसा लग रहा है कि मनरेगा में खर्चा उतना नहीं किया गया जितना होना चाहिए था, मतलब रिवर्स रिलेशन दिख रहा है। तो सरकार के अनेक मंत्रालयों, विभागों में यह शक होने लगा कि कहीं स्पेंडिंग में कहीं घोटाले तो नहीं हो रहे। स्थानीय स्तर पे तो सरकार ने अलग अलग तरह की ऑडिट टीम्स भेजी हैं। जो लोग मनरेगा पे लंबे समय से काम कर रहे हैं उनका कहना यह है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड घोटाले चल रहे हैं सारे स्टेट्स में, और उसके बारे में हम बताते भी रहते हैं। लेकिन जिस तरह से रनिंग ऑडिट होना चाहिए वैसा कभी होता ही नहीं है, और इसलिए मनरेगा के गोल जो हो सकते हैं फुलफिल वैसे नहीं है। तो सरकार अब उसको दूसरे ढंग से टैकल करने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा इसी से जुड़ी छठी अपडेट में सरकार अब ये कोशिश कर रही है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज। आपको पता ही है AEPS जो है पूरे के पूरे मनरेगा का पेमेंट इसी ब्रिज से ही होता है। उसको आगे ले जाते हुए जब से पहला आधार नंबर आया था सितंबर 2010 में, वहां से आज तक 133 करोड़ आधार कार्ड जनरेट हो चुके हैं। और उसमें सरकार का ऐसा मानना है कि अब उसको ज्यादा अपडेट बेस्ड एनरोलमेंट किया जाएगा, क्योंकि लोग बार बार मोबाइल नंबर और एड्रेस अपना अपडेट वगैरह कर लेते हैं। अब फोकस आधार की अगली बड़ी ऑफरिंग पर है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। 2016 में यह शुरू हुआ था रूरल और अनबैंकिंग एरिया में सर्विसेज देने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज के लिए। अब इसमें सरकार की कोशिश है कि पूरे रूरल एरियाज में आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस हम लेकर जाएं। समझ में आया आपको? तो इसका एक यूज केस सरकार ये बता रही है कि भाई किसी बहुत रिमोट के गांव में, फॉर एग्जांपल जहां पर कोई किराने की दुकान पर कोई महिला जाती है कुछ खरीदने और वो दुकानदार केवल कैश एक्सेप्ट करता है, तो पेटीएम, फोन पे, और वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, तो बैंक तक जाओ, कैश निकाल कर लाओ, वो सब करो। उसकी जगह AEPS से वो ऑटोमेटिकली
विलेज की दुकान भी एक एटीएम बन सकती है और सीधे के सीधे पेमेंट, डिपॉजिट और विड्रॉ करना पॉसिबल हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट लेवल पर यह हो पाएगा कि अगर होता है तो बहुत सारे एकदम एंड ऑफ द लाइन वाले रूरल फोक्स के लिए लाइफ थोड़ी सी आसान होगी। पावर पैक कोर्स में आपका स्वागत है। आइए और हमारे साथ जुड़िए। बहुत शानदार कोर्स चल रहा है। पावर पैक और आंसर राइटिंग दोनों अगर आपने एक साथ किया आपको बहुत फायदा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गो अहेड, होप टू सी यू इन द कोर्स। लिंक नीचे दी है कमेंट्स में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और एक्सपोर्ट्स भारत में बहुत अच्छी गति से बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस पे थोड़ी सी माइक्रो नजर हम डालना चाहते हैं। तो वर्तमान सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने का काफी बड़ा गोल रहा है और हमारे एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में लगभग 10.9 अरब डॉलर से बढ़कर अब जो है ऑलमोस्ट 20.2 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं। तो ये तो दोगुना हो गया। चलिए, दैट इज वेरी गुड न्यूज। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इस तरह से बढ़े हैं। पहले ये घटते गए और उसके बाद ये तेजी से ऐसे बढ़े हैं। बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, वैसे वैसे आप ये देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हमारा व्यापार घाटा अरबों डॉलरों में लगातार बढ़ता चला गया है। 2021-22 में यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ट्रेड डेफिसिट हो गया था 42 बिलियन डॉलर्स। तो जहां एक और एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ट्रेड डेफिसिट हमारा अनाप शनाप बढ़ के 42 बिलियन डॉलर हो चुका है। ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। भारत मोबाइल फोन का नेट एक्सपोर्टर बन चुका है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से इस फील्ड में हमारी ग्रोथ हुई है और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखते हैं मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स पे, चाइना ऑलमोस्ट 50% लेके बैठा हुआ है। एक तरफा खेल है। वियतनाम 11%, हांगकांग 11%, यूएई 7%, इंडिया अभी पहुंचा है 1.6% पे। डिस्पाइट ऑल दिस ग्रोथ, इसका मतलब फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है और इसीलिए सरकार इस क्षेत्र को पुश करने की भी काफी कोशिश कर रही है। इसमें हम वैल्यू एडिशन की लैडर में कितना परसेंटेज खुद के लिए कैप्चर कर पाते हैं, दैट ऑलवेज रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन, बट एटलीस्ट कुछ हो तो रहा है। जब तक इसमें जॉब जनरेट हो रहे हैं, बढ़िया है, होते रहें। गुड गुड गुड। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देता हूं। पहला, कोऑपरेटिव सेक्टर के कायदे कानून बदल दिए गए हैं। तो किस तरह से बदले हैं, आइए देख लेते हैं। यह कानून क्या है और इसका भारत की राजनीति पे क्या असर आएगा, इसको बहुत कम समझा गया है, जबकि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। समझिएगा कैसे। कानून का नाम है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल। ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, पहली बात तो यह समझिए कि पूरे भारत में आज की तारीख में 8.5 लाख से ज्यादा सहकारिता सोसाइटीज काम कर रही हैं, जिनमें 1500 से ज्यादा तो मल्टी स्टेट हैं। ये काफी बड़ी हैं, जैसे कि अमूल हो गया, इफ्को हो गया, क्रिप्को हो गया, हजारों करोड़ों का व्यापार करती हैं और 13 करोड़ लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और वैसे तो पूरे भारत में अगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ में तो 38 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे बड़ी होने से इनके मेंबर्स और इनकी फाइनेंशियल पावर बहुत ज्यादा है। अभी तक क्या था कि केंद्र सरकार की जितनी भी एमएससीएस में 51% की हिस्सेदारी होती थी, वहां उसके बोर्ड को बदलना, उसमें परिवर्तन करना और वो सब करना केंद्र के हाथ में था। नया कानून यह कहता है कि केंद्र सरकार इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कैन मेक एनी चेंजेस इन द बोर्ड। इससे ये सारी सोसाइटीज केंद्र के हाथ में आ जाएंगी। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर केंद्र के हाथ में आएगा, जिससे भारत के कई बड़े राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र में इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज काम कर रही हैं। तो भारत में कोऑपरेटिव सेक्टर में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, फंडामेंटल लीगल चेंज किया जा रहा है। इसके परिणाम आने वाले सालों में दिखेंगे। कहा तो जा रहा है कि यह सब बेटर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए हो रहा है। यूपीआई में एक काफी बड़ा चेंज आ गया है, सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट्स। समझ में आया आपको? अब आप ऑनलाइन पेमेंट, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए कर सकते हैं और उसमें सिंगल ब्लॉक में मल्टीपल डेबिट्स कर सकते हैं, एसबीएमडी। सीए बूस्टर में मेरी कोशिश यह है दोस्तों कि मैं आप तक वो सारी चीजें लाऊं जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट में
यूपीआई थोड़ा ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, ऐसा दावा है। समझ में आया आपको? तो किस प्रकार से ज्यादा यूजफुल होगा, आइए समझ लेते हैं। बेसिकली इनका कहना यह है, आज की तारीख में क्रेडिट कार्ड में जो काम प्री ऑथोराइजेशन कर देता है, बिल्कुल वही काम सीबीएमडी करेगा। आपको समझ में आया? यूपीआई के कंटेक्स्ट में ऑटो पे कुछ कैटेगरीज के लिए तो है, लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं है, जैसे कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में। तो ये एक तरह का एसबीएमडी जो है, सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट, एक एस्क्रो अकाउंट बन जाएगा, कुछ अमाउंट उसमें लॉक कर दिया जाएगा यूपीआई के द्वारा किसी मर्चेंट के हित में, फेवरिंग अ मर्चेंट, और उसमें से फिर डेबिट हो जाएगा, और वो अलग अलग समय पे डेबिट हो सकता है। आपको समझ में आ गया? तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी आज जो 50% तक है ई कॉमर्स में, क्योंकि प्री पे वो करना नहीं चाहते। अगर एसबीएमडी आ जाता है, आपने उसमें ब्लॉक कर दिया 5,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 6,000 रुपए, 500 रुपए, जो भी ब्लॉक किए हैं, और जब डिलीवरी एग्जीक्यूट हो गई तो वो एसबीएमडी में से पेमेंट निकल जाएगा, आपको कैश देने की जरूरत ही नहीं। तो सीओडी है भी और नहीं भी है। बेसिकली अलग अलग तरीकों से यूज केसेस बढ़ा के यूपीआई का पेनिट्रेशन बढ़ाने की कोशिश, ये सब पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कई लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। इंडियंस हैव गिवन अप सिटीजनशिप, 16.5 लाख के आसपास छोड़ के जा चुके हैं पिछले 10 सालों में। अकेले पिछले साल 1,83,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। कई बड़े बड़े लोग कनाडा चले गए, बाकी लोग कहीं और चले गए। और विदेश से कितने लोग भारत आए? 25, 27, 60, 100। बड़ी अजीब बात है, विदेशी भारतीय नागरिकता लेना ही नहीं चाहते हैं। अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा सोर्स है कि हर कोई मरा जाता है अमेरिका का नागरिक बनने के लिए, और वो बनने ही नहीं देते। दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों की नर्सरी बन गया अमेरिका, मेल्टिंग पॉट। और ये अमेरिका की लॉन्ग टर्म की सबसे बड़ी ताकत है, जिससे एक दिन वो चीन को भी हरा देगा। कैन इंडिया नॉट बिकम अ मैग्नेट फॉर फॉरेनर्स हु वुड वांट टू कम टेक सिटीजनशिप एंड लिव हियर? दिस इज द क्वेश्चन शुड बी आस्किंग आवरसेल्व्स। अगले 10 साल में हमारा टारगेट होना चाहिए कि विदेशी ये बोले कि हमको भारत में आके नागरिकता लेनी है, और ये रेशियो रिवर्स हो जाए। फिलहाल तो वैसा दिख नहीं रहा। आपको क्या लगता है? लाइव चैट में हमें, कमेंट में हमें बताएं, ऐसा क्यों है, हम इस रेशियो को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, बताइए। फिलहाल आज की अंतिम खबर पर आते हैं। रशिया शिपमेंट अंडर रुपी सेटलमेंट होने जा रहा है। सैंक्शंस लगे पड़े हैं रशिया के ऊपर, बहुत दिक्कत में है। और इंडियन एक्सपोर्टर्स अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपयों में अगले हफ्ते से सेटलमेंट होने शुरू हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई महीने पहले रुपी सेटलमेंट चालू किया था, उसका यह पहला प्रैक्टिकल यूज केस होने वाला है। समझ में आ गया आपको? उसमें ड्रग्स, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि बाकी की चीजें होंगी, और इसमें काफी टेक्निकल है ये पूरा का पूरा मामला, बट द बेसिक आइडिया हियर इज, एक बार ये शुरू हो जाता है, ये सारा वॉस्त्रो अकाउंट के थ्रू होगा। आज भारत में रशिया के इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से 10 गुना हो गए, और भारत डेस्परेट है कि किसी तरह भारतीय एक्सपोर्ट रशिया को ज्यादा से ज्यादा होता हो। रशिया से अलग अलग चीजों की इंक्वायरीज बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन वो सभी लोगों से इंक्वायरी कर रहा है, उसको हर चीज खरीदनी है। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स भी एंथुजियास्टिकली जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमारे इंपोर्ट अब रशिया से एक्सपोर्ट से 10 गुना है। सो वी आर होपिंग दैट द रुपी सेटलमेंट विल ब्रिज दिस लैक्यूना। प्यारे दोस्तों, एक और अपडेट है। रिलेशनशिप्स में मोबाइल्स हैव बिकम अ रियल डिस्ट्रॉयर। ऐसा बता रहे हैं कि a significant number of relationships are getting hurt, married relationships, because the spouses are more engaged in their mobile phones than in each other. और सर्वे में यही बताते हैं कि जो क्वालिटी टाइम पहले आपस में एक दूसरे की झील सी आंखों में डूब जाते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, एटलीस्ट शादी के शुरुआती वर्षों में तो डूब ही जाते हैं झील सी आंखों में। वो आजकल झील सी आंखों में डूबने के बजाय अपने अपने मोबाइल फोन में डूबे पड़े हैं, और उससे रिश्ते की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती चली जा रही है। एक रियल प्रॉब्लम है। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, समय रहते जाग जाइए, नहीं तो बाद में भैया फिर पछताए काय होत। आपके लिए सारे गिफ्ट्स हैं, पीडीएफ डाउनलोड करें, इनको यूज करें। फुटबॉल वर्ल्ड कप एंड ग्लोबलाइजेशन, ये बड़ा अच्छा आपके लिए कैसे तैयार किया है हमने, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप से वैश्वीकरण के कुछ सबक हमको मिलते हैं। आज के दोनों एडिट्स आपके सामने। लेबर क्वालिटी से प्रोडक्शन क्वांटिटी का रिलेशन, एंड नेवर बेट अगेंस्ट इंडियन मार्केट। सोमनाथ मुखर्जी का लिखा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत एडिट है, जो ये बताता है कि भारत का स्टॉक मार्केट डूबेगा नहीं। कोई कितना भी कुछ भी बोल ले, स्टॉक मार्केट की ताकत भारत की स्ट्रेंथ से जुड़ी है, और ये कभी डूबेगा नहीं। एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक एडिट है, इसको देखिएगा, मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल शाम में आपसे फिर भेंट करूंगा। आज का सबसे अच्छा न्यूज आइटम कौन सा लगा जल्दी बताइए, और
100 में से आज के सेशन की मार्किंग करना मत भूलिएगा। ये पूरा सेशन आपको नीचे लिंक पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।